versus यस यस American वो population. Like it's नहीं नहीं different. नहीं वो हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन की एग्जांपल नहीं देते हैं। ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब उसके लिए अलग से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हम जनरल स्टडीज कर रहे हैं अभी, ओके। So फॉर मतलब एग्जांपल ये यहाँ यहाँ की पे जो हम लायंस है और जो अफ्रीका के लायंस है दे आर डिफरेंट, लेकिन है तो लायंस ही, लेकिन यहाँ के डिफरेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, यहाँ के डिफरेंट है। सर एरिया मैटर लेकिन करता है। मैंने कब मना किया एरिया मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं एरिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, आपको म्यूल को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है, म्यूल कैसे बनते हैं? म्यूल फर्टाइल होते हैं क्या? अगर एक ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो ब्रीडिंग नहीं होंगे, हाँ तो वो क्या हम उसे उसको पॉपुलेशन हम उसको पॉपुलेशन कहेंगे? नहीं, इसीलिए कह रहा हूं ओके तो कि सर मतलब पॉपुलेशन में, हाँ, है कोई भी इंटर पॉपुलेशन में, कोई भी पॉपुलेशन है ना, उसमें ऑर्गेनिजम्स ब्रीडिंग होने चाहिए, है ना। तो यही कह रहा है व्हाट कंस्टिट्यूट्स ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जरूरी है सबसे पहली चीज, group of organism of one species in a given area that can potentially interbreed, है ना। एक सबसे पहले कंडीशन एरिया की है, लेकिन उसके बाद कंडीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इंटरब्रीडिंग वाली, है ना। क्योंकि हमें जनरेशन को भी आगे लेके जाना है ना। पॉपुलेशन तभी तो आगे जाएगी जब उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, है ना। क्योंकि हमें पता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है इट इज फिक्स्ड, ठीक है। सो इंटरब्रीडिंग में दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगी, ओके। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, एक प्लेट है, पेट्री डिश है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया की, तो उसको भी हम एक पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़े ही है, इट कम्पीट्स फॉर रिसोर्सेज, compete भी करती है और शेयर भी करती है रिसोर्सेज अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स अगर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दे कंसिस्ट ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। तो बताइए पॉपुलेशन की एग्जांपल्स इनमें से कौन सी नहीं है, किसको हम पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, टाइम आप तो 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, 8 ने गलत ही दे दिया, बात नहीं बनी। एनीवे बहुत इजी था। कुछ तो कॉर्मोरेंट्स का नाम सुन के ही कंफ्यूज हो गए, उन्होंने आंसर दिए दे दिया। अभी हमने पढ़ा था म्यूल्स के बारे में, स्टीराइल होते हैं, तो वो पॉपुलेशन कैसे बनाएंगे, है ना। सो पॉपुलेशन हमने देखा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, है ना। इंटरब्रीडिंग का हमने देखा कि सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। ग्रुप ऑफ म्यूल्स कैन नॉट इंटरब्रीड एज दे आर स्टीराइल, दिस एलिमिनेट्स देम फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ पॉपुलेशन। इतना सिंपल था ये, है ना। ठीक है, तो पुनित, रोहन, आरफा, ऋषि, सुभाश्री, अतुल, अंकिता, ऋतिक, इन स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। सो लेट्स कंटिन्यू। पॉपुलेशन इकोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं
यस होते हैं। ठीक है, तो क्या है पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स, ये सारे कैरेक्टर एक पॉपुलेशन शो करती है। तो हम हर एक कैरेक्टर के बाद डिटेल में पढ़ते हैं, हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बर्थ रेट। ओके, वॉच द वीडियो। डिस्कसिंग सेक्स रेशियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी पॉपुलेशन के लिए। एज पिरामिड क्या होते हैं? एज पिरामिड को देख करके क्या हम बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन स्टेबल है या ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है या ग्रोइंग पॉपुलेशन है? किस तरह का पिरामिड होगा तो उससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे, ये भी हम समझेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बर्थ रेट से। कैसे जानते हैं हम किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट कैसा है? एक सिंपल सी उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक तालाब है आपके सामने, उसमें ये बड़े ही खूबसूरत कमल के फूल हैं, लोटस फ्लावर्स हैं। देखिए आपने कभी किसी ने लोटस फ्लावर, कहते हैं ना कमल कीचड़ में ही खिलता है। ओके, सो आपने काउंट करा एक पर्टिकुलर ईयर में, ईयर 1 में, द नंबर ऑफ लोटस फ्लावर्स या नंबर ऑफ द लोटस प्लांट्स कह दीजिए, है ना, फ्लावर नहीं कहेंगे हम, यहां पे प्लांट कह देते हैं। द नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स इन द पॉन्ड इज 20, 20 है। ओके जी, ईयर 2 में हमने कैलकुलेट करा कि बढ़ गए हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ गई, 28 हो गई है, 20 से 28 हो गई है ना। आसानी से काउंट कर सकते हैं ये, है ना। अगर ये लाखों की संख्या होती तो मुश्किल हो जाता हमारे लिए काउंट करना ना। सो हमारे पास क्या डेटा है और हमने कैसे कैलकुलेट करना है बर्थ रेट, आप भी कैलकुलेट करेंगे साथ के साथ। ईयर 1 में नंबर ऑफ लोटस हमने लिया है जी N1 is 20। ईयर 2 में ये संख्या बढ़ के, तो अंतर कितना आया? 8 का। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ लोटस जो ऐड हुए हैं 28 माइनस 20 यानी 8। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है बर्थ रेट का? सिंपल है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव गॉट एडेड, जितने ऐड हो गए हैं, राइट जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गॉट एडेड डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन। ईयर 1 में जो पॉपुलेशन थी 20 थी, वो संख्या 8 ऐड हुए हैं, 20 इनिशियल हमारा पॉपुलेशन था। सो 8 डिवाइडेड बाय 20, 8 divided by 20 is 0.4. So 0.4 offspring per lotus per year. So let's define what is birth rate. लिखिए, birth rate क्या होता है? Ratio of number of individuals born in a population in a given amount of time to the initial total population. बर्थ रेट रेशो ही तो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हमने बर्थ रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो क्या होते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? दीज आर कैरेक्टर्स pertaining to population and are not possessed by individual organisms are a population। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कभी पॉपुलेशन के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो हम सारे पॉपुलेशंस को ही कंसिडर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं उसी के हिसाब से। So birth rate is increase in number with respect to initial population for a given period of time। तो अगर आपको कैलकुलेट करना होगा कि 2021 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2022 में इतनी पॉपुलेशन हुई, तो कितना इंक्रीज हुआ? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पहले एक इनिशियल नंबर लेना पड़ेगा। तो इनिशियल नंबर मैंने 2021 का लिया, ठीक है, फाइनल 2022 का लिया, तो इस डिफरेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु गॉट एडेड, है ना। 2021 और 22 में कितने इंडिविजुअल्स ऐड हुए?
वो आप यहाँ पे लेंगे, डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन के 2021 में कितनी पॉपुलेशन थी। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द बर्थ रेट। ओके, can individuals living in two distinct geographical areas still be a part of same population? तो बताइए, अगर दो अलग अलग जगहों पे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, क्या वो एक ही पॉपुलेशन का पार्ट हुए? डिफरेंट एरियाज हैं। ऋषि सेज हाँ। लिविंग इन टू डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरिया। यस, सब लोग बताएंगे। सेम स्पीशीज है बट एरिया इज डिफरेंट। अजय सेज यस। तो देखिए, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड जतिन मेक सेंस। ठीक है, और मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले ही नहीं डिस्कस कर रही थी कि पॉपुलेशन तो में एरिया मैटर तो करता है सर। कंफ्यूज क्यों हो फिर? कभी हाँ कभी ना, इतना मतलब सर कंफ्यूज। आपने आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो मतलब मेरे कॉन्सेप्ट पे मुझे डाउट हो गया। मैंने बोला नहीं होता है, मतलब मैंने तो बोला जैसे एरिया इंपॉर्टेंट और रोल जो प्ले करता है। दूसरी कंट्रीज है वो आइसोलेटेड है ना जियोग्राफिकली, तो हमारी पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन अलग है, मैंने ये तक नहीं, बोला। मैंने फिर आप मैंने ह्यूमंस का बोला कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है, एरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल एक मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ब्राउन बियर की बात करें। ठीक है, इट इज द एंसेस्टर, इट गेव राइज टू टू डिसेंडेंट्स। ठीक है, कौन कौन से डिसेंडेंट्स थे? एक पोलर बियर और एक ग्रिजली बियर। देखिए, ये है ग्रिजली बियर और ये है पोलर बियर, कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एंसेस्टर तो सेम है ना इनका, स्पीशीज भी सेम ही है। ओके, तो देखिए, सॉरी स्पीशीज नहीं, जीनस एक ही है। ओके, यूरसिस आर्क्टस इसका जूलॉजिकल नेम है और इसका यूरसिस मार्टिमस इसका जूलॉजिकल नेम है। ये पोलर बियर पाया जाता है पोलर रीजन्स में। ठीक है, और ये पाया जाता है नॉर्दर्न अमेरिका में, है ना? यस यस पुनीत, ह्यूमन सारे एरियाज में अवेलेबल हैं, कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहां ह्यूमंस ने इनहेबिट ना किया हो। ठीक है, तो इकोटाइप्स हम उनको कहते हैं। ओके, इकोटाइप हम किनको कहेंगे? जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज दैट हैव अडॉप्टेड टू सम अदर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, these adaptations become irreversible and genetically fixed। तो सबसे पहले अडॉप्टेड हैं। जब हम एडाप्टेशंस की बात करते हैं तो बात आती है जेनेटिक्स पे, बात आती है इरिवर्सिबल कैरेक्टर्स पे, जो कि फिक्स हुए हैं, जो कि रिवर्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो हमने अभी एग्जांपल देखी दो ऑर्गेनिजम्स की, ग्रिजली बियर, पोलर बियर, दोनों के पास अलग अलग एडाप्टेशन है ना। पोलर बियर के पास ऐसे एडाप्टेशन हैं जिनकी वजह से ये आइस वाले रीजन्स में रह सकता है। ठीक है, तो ग्रिजली बियर के पास ऐसे एडाप्टेशन है जहां पे ये फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाता है ना। अगर हम ग्रिजली बियर को पोलर रीजन्स में लें, क्या ये बच पाएगा? नो, क्योंकि ये अडॉप्टेड नहीं है ना वहां के लिए, है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स so genetically different population of species that have adapted to some other specific environment, these adaptation become reversible and genetically fixed। हम इनको इको टाइप्स कहते हैं। ओके, तो चेंज यहाँ पे परमानेंट होती हैं, और अगर एडवर्स कंडीशंस हैं, दे कैन मेट विद ईच अदर एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ये एक ही पॉपुलेशन के हैं ना, दे कैन इंटरब्रीड। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं ये।
ठीक है। तो ऐसा होगा कि कभी एडवर्स कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, कभी पार्टनर मिला नहीं, तो उन सिचुएशंस में ये कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इतना गैप आ गया हुआ है, इतना ज्यादा गैप आया हुआ है कि इनको लगता नहीं है कि ये मेरी स्पीशीज का ही है, ठीक है। बट दे कैन इंटरब्रीड, दे कैन, ठीक है। ओके, this is the ecotypes. Now we have the ecophene, another term. Ecophene refers to morphological change induced into an individual due to changing environment. तो environment change हो रहा है, उसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चेंज आ रहे हैं, हम उसको इकोफीन कहेंगे, ठीक है। तो ये चेंज जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये बस थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द जेनेटिक लेवल, है ना। जेनेटिक लेवल के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इकोफीन, अनदर टर्म। ओके, सो इकोटाइप्स ये वो पॉपुलेशंस हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, ठीक है, अडेप्टेड हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स में, और ये अडेप्टेशन जो है इरिवर्सिबली होती हैं और जेनेटिकली फिक्स्ड होती हैं, ओके। और दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इकोफीन्स क्या होते हैं? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं जो एक इंडिविजुअल में आते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, और ये चेंज जो होते हैं जेनेटिकल नहीं होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये दो टर्म्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। इकोफीन्स को कभी कभी इकार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इकार्ड्स जो है इकोफीन का ही दूसरा नाम है, जो कि मॉड्यूल में दिया गया है। ओके, क्लियर विद दीज टू टर्म्स? ओके, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं, डेट इज द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। टॉक अबाउट, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जी आपकी जानी पहचानी फ्लाई, दैट इज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम याद है आपको? इज इट मस्का डोमेस्टिका? फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका या कुछ और इज इट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर? ओके, ड्रोसोफिला, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ड्रोसोफिला के बारे में। जेनेटिक्स की बहुत सी बातें ड्रोसोफिला के इर्द गिर्द ही घूम रही थी जब हमने जेनेटिक्स पढ़ा था। सो यहां पे हम उदाहरण ले रहे हैं कि भाई एक फ्लास्क में आपके पास फ्रूट फ्लाइज हैं और उनकी संख्या है 40। ये डेटा है एक पर्टिकुलर डे का, मान लिया जी उसे आपने कह दिया डे 1, ओके। फ्रूट फ्लाइज को जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर कल्चर मीडियम मिला है, जिसे खा पी रही हैं, भरपेट भोजन मिल रहा है, और थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं डे 7 पे हम आ गए। डे 1 से कहानी शुरू करी थी, डे 2, 3, 4, 5, 6, डे 7। डे 7 पे आप देखते हैं कि उस फ्लास्क में फ्रूट फ्लाइज की संख्या जो है अब है 36, ठीक है जी। 36 रह गई, पहले कितनी थी याद कीजिए? अर्लियर इट वाज 40, राइट। 40 से घट के वो संख्या हो गई है 36। तो आप कहेंगे कि भाई कुछ फ्रूट फ्लाइज मर गई, डेड। कोई भी रीजन हो सकता है उस चीज का, ठीक है जी। सो लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट दिस डेथ रेट। डे 1 पे नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज था 40 यानी 40। डे 7 पे जो फ्रूट फ्लाइज बची हैं वो है 36। तो अंतर कितने का आ गया? नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज विच हैव डाइड इज 40 माइनस 36 यानी 4। 4 फ्रूट फ्लाइज मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। डेथ रेट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है
number of individuals died divided by initial population. 4 इंडिविजुअल्स हैं जो मृत्यु को प्राप्त हुए, इनिशियल था 40, तो यानी 0.1, राइट? सो 0.1 इंडिविजुअल्स डाई पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. समय बदल गया, यहां पर ईयर नहीं है, एक हफ्ते का ही समय हमने लिया था, ठीक है जी. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेथ रेट. बर्थ रेट समझ गए, जो अंतर था 8 लोटस बड़े थे डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन 20, राइट? 8 डिवाइडेड बाय 20, वहां पे पर ईयर लिया था हमने, यहां पे पर वीक ले रहे हैं. सो पर यूनिट टाइम कह सकते हैं हम. समय वीक हो सकता है, कहीं पे फोर्टनाइटली ले सकते हैं 14 दिन के हिसाब से. वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जिक्र आप कर रहे हैं. डेथ रेट की परिभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे डेथ रेट को? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड इन अ पॉपुलेशन. एक जनसंख्या में जो मर रहे हैं जीव, ऑर्गेनिजम्स, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम टू द इनिशियल पॉपुलेशन. Death rate is decrease in number of individuals with respect to some initial population within a given time period. ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल बर्थ रेट की तरह ही कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट, बट अपोजिट है ना, क्योंकि हम इसमें लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेड डाइड, वहां पे हमने लिया था नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेड बर्न, ओके, डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन. दिस गिव्स द, ठीक है. Any doubt? Now let us study about the next attribute of the population, sex ratio. ठीक है, लेकिन वो पढ़ने से पहले let us quickly solve a question. So question says certain characteristic demographic feature of developing countries are, बताइए developing countries जो हैं उनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो आप कॉमन सेंस इसमें यूज कर सकते हो. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमारे ग्रोथ फीचर्स क्या हैं कंट्री के? Population, in terms of population, you can answer it. आर्ट स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. अब 9 हुए, टाइम अप. सो ऋषि, अतुल, ऋतिक, रोहन, ऐश्वर्या, देवदत्ता, अजय, कृष्णा एंड पुनीत, इन लोगों ने सही जवाब दिया है. द आंसर इज ऑप्शन 1. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के हाई फर्टिलिटी रेट, लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, rapid population growth and young age distribution, these are the characters. So expansive population हम इसको कहेंगे, the population pyramid with a broad base with successive decline in the share of population at the higher age group, है ना. तो देखिए प्री रिप्रोडक्टिव,
सबसे ज्यादा है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं द पर्सन एज 50 एंड अबोव, है ना, तो वो इस पॉपुलेशन में सबसे कम होते हैं, है ना। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 0 to 15 ईयर्स, अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें। सो pyramid with broad base, it is the expensive population, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एज pyramid's में हम पढ़ेंगे। इट इज जस्ट टू शो यू expensive period is represented by high population growth with high fertility rate, low life expectancy along with low share of post reproductive age period, ठीक है। तो ये pyramid जो है डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे इंडिया एंड इथियोपिया, है ना। So sex ratio, individual can be born as biological male or female, है ना। लेकिन सेक्स रेशियो क्या है, लेट अस स्टडी अबाउट इट। हैं या आप कह लीजिए इन जनरल, जब हम पॉपुलेशंस की स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में भी सेक्स रेशो शब्द जरूर आता है। नाउ व्हाट इज सेक्स रेशो, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, number of the male individuals divided by number of female individuals multiplied by 100. Sex ratio indicates future breeding potential of a population. ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशो से हमें क्या पता चलता है, क्या इंडिकेट कर रही है? इट इज इंडिकेटिंग द फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन। इक्वल या फिर नियरली इक्वल अगर हो, 100% सेम हो ये जरूरी नहीं होता, इक्वल और नियरली इक्वल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, इट इंडिकेट्स हेल्दी सेक्स रेशियो। सो व्हाट इज अ हेल्दी सेक्स रेशियो? इक्वल हो मेल और फीमेल या फिर नियरली इक्वल हो, जैसे 114 मेल्स एंड 100 फीमेल्स, ठीक है, इतना चलेगा। इन मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज द रेशियो इज यूजुअली, देखिए यहां पे यूजुअली वर्ड लगा दिया, बट नॉट ऑलवेज, 1:1। सेक्स रेशियो इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन। अगर रेशियो 1:1 है, ठीक है, 1 मेल टू 1 फीमेल, इट इंडिकेट्स हेल्थी सेक्स रेशियो ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो सेक्स रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 100, दिस गिव्स द सेक्स रेशियो ऑफ ए पॉपुलेशन। तो आपको लगता है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं एक पॉपुलेशन में, वो सारे सेक्स रेशियो में काउंट होंगे, वो सारे जो हैं सेक्स एक पॉपुलेशन का डिटरमाइन करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? ऑल द इंडिविजुअल्स आर रिप्रोड्यूसिंग? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो लेट अस फैक्ट चेक ओवर दिस। तो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इनको एक ही कंसिडर करते हैं। सेक्स की बात करें, दीज आर बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, है ना। एट्रीब्यूट्स अगर हम कहें तो दीज थिंग्स आर फिजिकल, सीधी सी बात है ना। मेल और फीमेल, इसको आप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। दीज आर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। लेकिन जेंडर की बात करें, these are behavior, expressions, identities, and they influence how people perceive themselves and each other, how they act and interact with each other. तो कभी कभी क्या होता है कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जो नॉर्मली देख के आपको लगेगा कि ये फीमेल है, लेकिन अंदर से उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो अपने आप को मेल मान रहा होता है, जैसा कि ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा उनमें आपने देखा होगा, है ना। सो दैट इज ए जेंडर, दैट इज, वी कैन नॉट से दैट ट्रांसजेंडर इज ए सेक्स, ठीक है, हम उसको इसीलिए जेंडर कहते हैं,
है ना। सेक्स हमेशा डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी और हार्मोन्स भी। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन, है ना। लेकिन जेंडर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, जेंडर चेंज ओवर टाइम। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। सो एज डाइवर्सिटी इन फैमिली, तो आप अपनी ही फैमिली कंसिडर कीजिए, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें, देन थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उसमें, फिर टीनेजर्स होते हैं आपकी तरह, फिर यंग एज भी होती है, आपके मामा पापा यंग होते हैं, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ओल्डर एज में होते हैं। ज्यादातर हर फैमिली की यही कहानी है, इजंट इट? तो क्या एज डाइवर्सिटी पॉपुलेशन में भी ऐसी ही होती है? व्हाट डू यू थिंक? यस, पॉपुलेशन में भी एज डाइवर्सिटी जो है ऐसी ही होती है, और हम इसको स्टडी करते हैं थ्रू एज पैरामीटर्स। सो लेट अस स्टडी व्हाट आर दीज एज पैरामीटर्स। लीजिए किसी पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं जो टोटल संख्या है, टोटल पॉपुलेशन, उसको दे दिया हमने एक नंबर दैट इज n। अब हम एज ग्रुप्स विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसमें। 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं मेल, वो हैं जी 28%। 15 साल से छोटी जो फीमेल्स हैं, विमेन जो हैं, वो है जी 22%। 22% के हिसाब से लेके चल रहे हैं हम, है ना। और 16 से 45 की आयु में मेल्स 20%, फीमेल्स 20%। यहां पे हमें लगभग बराबर देखने को मिल गई चीज। एक एग्जांपल ली है हमने। फिर 46 और उससे ऊपर 5%, विमेन भी 5%। तो अब आप देखिए, जब हम ग्राफिकली इस चीज को प्लॉट करें, और अगर हम 15 साल से छोटी आयु वालों को सबसे नीचे रखें उस पर्टिकुलर ग्राफ में, मान लीजिए कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हम एडल्ट्स को ले लें और सबसे ऊपर हम ओल्ड एज वाले लोग ले लें, तो ये जो हमने प्लॉट करा ग्राफ एक तरह से, तो ये कुछ पिरामिड जैसी शेप बन रही है ना। सो बिल्कुल एकदम रॉ तरीके से आपको ये बात समझा रहा हूं कि ये एज पिरामिड से मतलब क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। देखिए इधर आपके सामने ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ध्यान से देखिए। हमने मेल्स एंड फीमेल्स, इधर ले लिया जी हमने फीमेल, यहां पे ले लिया है मेल। एक एक्सिस पे हम पॉपुलेशन का परसेंटेज लेके चल रहे हैं, दूसरे एक्सिस पे हम एज इन ईयर्स लेके चलेंगे। पॉपुलेशन का परसेंटेज आप देख लीजिए, यहां पे हमने राइट हैंड साइड में फीमेल दिखाया है, तो यहां पे पॉपुलेशन परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। अब हमने इसी सेम ग्राफ में ही दूसरी तरफ मेल्स के लिए दिखा दिया, है ना। तो यहां पे 10%, 20%, 30%, है ना, इस तरह से ले लिया। अब आप ये मत सोचना कि हम ये नंबर लाइन के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहां तो -10, -20 होना चाहिए, नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, राइट जी। और एज इन ईयर्स तो हम ले रहे हैं यहां पे भाई 15 साल, और फिर उसके बाद 30 साल, 45 साल, 60 साल, 75 साल, 90 साल। क्लियर? साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। अब इधर देखिए, मेल्स के लिए जिक्र करा हमने। फॉर मेल्स पॉपुलेशन परसेंटेज हम लेके चल रहे हैं जी यहां तक, मान लीजिए 30% तक हमारे पास है। 28 हमने कहा था ना, 28%, तो 30 के करीब हमने यहां पे मार्क लगा दिया। किसके लिए? आयु कितनी? 15 वर्ष। ठीक है, यहां पे क्या लिया है जी? मेल। तो 15 साल की आयु वाले मेल्स, 15 साल तक की आयु वाले मेल्स कितने प्रतिशत हैं? 28% है। यहां तक ले लिया, तो ये एक ब्लॉक बना दिया मैंने, सपोज दिखाने के लिए आपको। नेक्स्ट, अब सेम चीज लेट्स अप्लाई टू द फीमेल्स। राइट हैंड साइड पे फीमेल्स, अब वहां पे आप देख पा रहे हैं जी 15 साल की आयु वाले हमने लगभग 20 के करीब दिखा दिया, ये 20।
परसेंटेज, पॉपुलेशन परसेंटेज 20%। तो एक तरफ मेल के लिए प्लॉट हो गया ग्राफ, एक तरफ फीमेल के लिए प्लॉट हो गया। ये कहां तक की एज का था? 15 साल तक का। अब उससे आगे बढ़ते हैं, 16 से 45 की बात करी थी हमने। इधर देखिए जी, मेल्स के लिए, राइट, मेल्स के लिए 16 से 45 साल तक का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। सेम हमने अब यहां पे फीमेल के लिए कर लिया। कौन सी एज तक का जी? 45 इयर्स ऑफ एज तक का। नाउ उसके बाद हमने ओल्ड एज वालों का प्लॉट करना है फॉर मेल्स एंड देन अगेन फॉर फीमेल्स। क्लियर है जी? ग्राफ बनाया कैसे, समझ आ गया आपको? एक एक्सेस लिया, दूसरा एक्सेस। एक एक्सेस पे हमने क्या ले लिया? परसेंटेज पॉपुलेशन, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, और बीच में दूसरी एक्सेस पे हमने एज ले ली है। स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ को प्लॉट करते जा रहे हैं और फिर हम नतीजा देखेंगे। नाउ सी, 0 से 15 साल तक की उम्र ये हो गया जी प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्शन से पहले वाली एज, है ना। रिप्रोडक्टिव एज वाले ले लिए हमने 16 से 45 वाले, एंड ये है जी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज 46 और उससे ऊपर। अब आप ये मत सोचना कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्यों कह दिया, मेनोपॉज तो 50 इयर्स की एज के बाद है, मेल में तो मेनोपॉज होता नहीं। ये हमने इन जनरल बात कही है, सोशल कंडीशंस को देखते हुए, कि इन जनरल 46 इयर्स ऑफ एज के बाद इन जनरल लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं, है ना, राइट। जो रिप्रोडक्शन वाली एज है वो हमने रिप्रोडक्टिव एज 16 से 45 साल वाली आयु ली है, ठीक है नहीं, सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। सो ये जो हमारे पास एक पिरामिड जैसी चीज बन गई थी कि जिसका बेस बहुत बड़ा है, उसके ऊपर जाते जाते वो छोटा होता जा रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पिरामिड। Age pyramid, it is the graphical representation of percentage of males and females of a particular age group in a given population. If we talk about the humans, we have the three age pyramids. Okay, pre-reproductive, reproductive, and then comes the post-reproductive. Okay, so these three are in every population, but if we talk about the humans, pre-reproductive lasts from birth to 15 years. Then we have the reproductive age, 16 years to 45 years. And after 46 years, we cannot reproduce. That is why post-reproductive age. Okay, so this is common in case of the males as well as in case of the females. Okay. So let's solve a question. The question says, which of the following statements are correct with respect to age pyramid? First one says two axes of the graph include the number of people and percentage of the area occupied. And second statement is age pyramid helps to predict the population growth status. So you have to tell which statements are correct. How many statements are correct? Okay. 10 students are correct this time. Arfa, Atul, Rutik, Jatin, Avirup, Rohan, Aishwarya, Swati, Disha, Subhashri. Okay, these students are correct. The answer is option B, that is second option only is correct. So age pyramid
is a graphical representation that is plotted on two axes, the age group and the percentage contribution in the population for both males and the females. The age pyramid helps in predicting the growth status of a population. Greater the percentage of reproductive males and females in a population, greater is its growth rate, isn't it? If percentage of individual in post-reproductive age is more than the population is called as declining population. Okay, so it is necessary for a population reproductive, the people in the reproductive must be greater than the post-reproductive age. Okay, एक बार वो क्वेश्चन वाली स्लाइड फिर से दिखा देना। क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन स्लाइड। सो यहाँ पे था परसेंटेज ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। ओके सर, आधा करेक्ट, ठीक है। Now let us study type of age pyramids. कौन कौन से age pyramids हैं based on the age groups? प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 0 से 15 वाले, ये नीचे का जो कंप्लीट बेस है कितना बड़ा है। रिप्रोडक्टिव 16 से 45 वाले में थोड़े कम हुए, दिख रहे हैं आपको। पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम हो गए हैं। तो ये हमारा पिरामिड बन गया जी कुछ इस तरह से, राइट। बेस चौड़ा है और ऊपर से नैरो हो गया। अब इससे क्या पता चलेगा, ये एक्सपेंडिंग वर्ड क्यों लिखा है? आप ये देखेंगे, आप कहेंगे कि बेस इतना ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। 0 से 15 वाले एज ग्रुप में बहुत ज्यादा है, एक्सपेंड हो रही है वो चीज। यू गेटिंग राइट। अब आगे जिक्र करते हैं कैसे एज पिरामिड का जो कि स्टेबल नजर आ रहा है हमें। इंडिया में अभी जो हमने जिक्र किया, एक्सपेंडिंग है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जनसंख्या हमारी। हमने कितने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी पढ़े थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एज पिरामिड। ये मुझे देखने में स्टेबल लग रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव और फिर देखो रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक बेल जैसी शेप दे रहा है। सो दिस इज व्हाट इज स्टेबल, और ऐसा हमें देखने को मिलता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, एक डेवलप्ड कंट्री। यहां पे देखिए ये अर्न शेप, एक सुराही जैसी शेप दिख रही है सेज पिरामिड की, तो डिक्लाइनिंग है कंडीशन। आप नीचे देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम नजर आ रहे हैं ना आपको, 0 से 15 वाले कम है, ये बेस छोटा है, ऊपर जाके थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके बाद फिर ऊपर से छोटा है। सो दिस इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग आप कहां से कहेंगे? आप देखिए भाई बेस देखिए ना, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स कम है, उनका प्रतिशत, उनकी जनसंख्या कम है। ओके, सो ये देखने को मिल रहा है हमें जी जापान में। So age pyramids, it is a shape of pyramid that reflects the growth status of a population. तो 3 population pyramid देखे जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए expanding, stable and declining, ठीक है। expanding की बात करें, it is triangular in shape, तो देखिए यहाँ से triangular ही दिखेगा आपको, है ना, और यहाँ से base. So it indicates the growing population or expanding पॉपुलेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव वो उससे थोड़े से कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो सबसे कम है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जो है, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, और अगर बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन में बहुत बहुत ज्यादा है, इट मींस द पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, है ना। सो दैट इज व्हाई एक्सपेंडिंग। उसके बाद आती है सेकंड, स्टेबल एज पिरामिड, ठीक है। स्टेबल की जो शेप होती है, इट इज बेल शेप्ड ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, दे आर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनमें,
ठीक है, उनका नंबर जो है सेम ही होता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है ना। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव किसी भी पॉपुलेशन में वो तो डिक्लाइनिंग ही होते हैं, है ना। बट यहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्लस प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बर्थ्स कहीं ज्यादा हैं रिप्रोडक्टिव एज से, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद आती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अनशेप्ड ग्राफ। तो याद रखिए नाम भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं अनशेप्ड ग्राफ जो है वो कौन सी पॉपुलेशन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो इट डिस्क्राइब्स द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बर्थ्स सबसे कम है ना। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादातर यंग वन होते हैं, यंग वन जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है टू फाइट डिजीजेस, एनवायरमेंट स्ट्रेस कोई भी हो उसको भी रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास टेंडेंसी होती है जिंदा रहने की, है ना। लेकिन नंबर ऑफ बर्थ्स अगर यहाँ पे कम है तो दिस इज ए कंसर्न के पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग है, इंडिविजुअल्स मर रहे हैं यहाँ पे किसी एपिडेमिक्स की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। सो अनशेपर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। समझ में आया, कोई डाउट? ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Keystone species. The species that have smaller population but have major influence on the composition of community because its key role in maintaining the structure of the community by regulating trophic levels in routine or during adverse condition such as in presence of invasive species। तो ये कीस्टोन वो स्पीशीज होती हैं जो कि नंबर में तो कम होती हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी में इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये रिमूव हो जाए उस कम्युनिटी से तो अनस्टेबिलिटी कम्युनिटी में आ जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और दे रेगुलेट द ट्रैफिक लेवल्स, ठीक है। ट्रैफिक लेवल्स हमें पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सारे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीजें रेगुलेट करती है कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। yes, lions, tigers, they are also keystone species, correct है ऋषि। तो देखिए कीस्टोन स्पीशीज जो हैं वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्ट भी हो सकते हैं और इकोसिस्टम इंजीनियर भी हो सकते हैं, है ना। तो आप सोचोगे सर प्रीडेटर कैसे, प्रीडेटर तो हार्मफुल होते हैं, नहीं, प्रीडेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजलेस नहीं है, लेकिन कीस्टोन स्पीशीज जो है ना ये कुछ ज्यादा ही जरूरी होते हैं फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम प्रीडेटर के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रीडेटर का क्या काम होता है, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ प्रे स्पीशीज, इट इफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फर्दर बिलो द फूड वेब, ठीक है। तो प्रीडेटर का क्या काम होता है, प्रे स्पीशीज को कंट्रोल रखना। अगर प्रे स्पीशीज कंट्रोल हुए तो प्लांट्स, एनिमल्स वो भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होते हैं, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे ये स्टडी की गई थी, ठीक है। तो देखिए सी ऑटर जो है इट इज द प्रीडेटर, है ना, और ये कीस्टोन स्पीशीज है। तो ये किस पे फीड करता है, सी अर्चिन पे, ओके। और सी अर्चिन जो है किस पे फीड करता है, कैल्प्स पे। कैल्प जो है अलगे हैं मेराइन इकोसिस्टम में, ठीक है। तो सी अर्चिन इन्हीं को खाता है, ठीक है। तो सी ऑटर किसका प्रीडेटर है, सी अर्चिन का। सी अर्चिन क्या खाता है, कैल्प्स खाता है, ठीक है। तो सी ऑटर जो है सी अर्चिन की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखता है। तो अगर सी अर्चिन कंट्रोल में होगा तो वो कंट्रोल में कैल्प्स को खाएगा, है ना। तो बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी कैल्प्स पे फीड करते हैं, कितने और ऑर्गेनिज्म जो हैं बेचारे कैल्प्स पे डिपेंडेंट होंगे, इजंट इट, जिनका फूड सोर्स जो है कैल्प ही होगा, है ना। अब क्या होगा अगर हम सी ऑटर को इस
कम्युनिटी से निकाल देते हैं, इस इकोसिस्टम से निकाल देते हैं, तो क्या होगा बताइए? सी अर्चिन की पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा, है ना, क्योंकि इनका प्रीडेटर अब है नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन जो है एक्सपेंड होगी कंटिन्यूसली। और पॉपुलेशन को एक्सपेंड होने के लिए क्या चीज चाहिए बताइए? फूड चाहिए, है ना। फूड तो है इनके पास, ठीक है, ये खाएंगे कैल्प्स, तो ये ओवर ग्रेजिंग करेंगे कैल्प्स की, है ना। अब कैल्प्स की ओवर ग्रेजिंग हो गई तो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो कैल्प पे फीड करेंगे उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल एक पूरी कम्युनिटी जो है इकोसिस्टम में वो इफेक्ट होगी इससे, है ना। सो रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज सी ऑटर, sea urchin overgraze kelp and destroy the kelp forest community। ठीक है। समझ में आया? इसी तरह आप देखिए फॉरेस्ट में भी ऐसा ही होता है ना। फॉर एग्जांपल हम टाइगर की एग्जांपल दें, ठीक है। टाइगर को क्यों माना जाता है कीस्टोन स्पीशीज? तो टाइगर जो है हर्बीवोर, जितने भी हर्बीवोर हैं, फॉर एग्जांपल डीर है, बाकी हर्बीवोर हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, है ना। ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं हर्बीवोर, लेकिन प्लांट्स पे सिर्फ हर्बीवोर ही नहीं फीड करते हैं, बाकी कई छोटे छोटे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। अब टाइगर की पॉपुलेशन अगर कम होगी तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि अगर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो वो क्या करेंगे? खलास, फॉरेस्ट खत्म करेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। खुद भी मरेंगे और जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ले डूबेंगे, ठीक है। सो ये है इंपॉर्टेंस कीस्टोन स्पीशीज की। ऐसे ही अनदर एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज म्यूचुअलिस्ट्स में देखी जाती है, ठीक है। तो हनी बी और पोलन प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, है ना। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? पोलिनेशन से होती है ना। पोलन जो है कौन ट्रांसफर करता है? हनी बी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब देखिए हनी बी जो है क्यों पोलन ट्रांसफर करी है? क्योंकि उसको नेक्टर मिल रहा है ना, और उसको फूड मिल रहा है पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? पोलिनेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और इससे क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर हम हनी बी को यहां से निकाल लें तो बताइए प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर पोलिनेशन नहीं हुई तो सीड्स कैसे बनेंगे बताओ? सीड्स ही नहीं बनेंगे। सीड्स नहीं बने तो प्लांट्स अपनी पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए इतना छोटा सा कीड़ा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ओके। नाउ इकोसिस्टम इंजीनियर्स, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कीस्टोन इंजीनियर्स इज बेवर्स। बेवर्स सबने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक में, डिस्कवरी में। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस लकड़ियां खाते रहते हैं, है ना। बस इनका काम क्या है? जहां पे इन्होंने कोई देखी लकड़ी जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉयड है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे टेक डाउन ओल्ड डेड ट्रीज अलोंग द रिवर बैंक्स टू यूज फॉर देयर डैम्स, और अपनी डैम्स बनाते रहते हैं, है ना। पता नहीं क्यों लेकिन ये डैम्स बनाते रहते हैं। लेकिन इनके डैम्स बनाने का फायदा बहुत ज्यादा होता है एनवायरमेंट को। इससे क्या होगा? डैम्स में वाटर जो है डाइवर्ट होता है, रिवर्स में ये डैम्स बनाते हैं जिससे कि वाटर डाइवर्ट होता है फॉरेस्ट में, है ना। उससे वेटलैंड्स बनते हैं, और वेटलैंड से पानी ज्यादा अवेलेबल है तो प्लांट ज्यादा ग्रो करेंगे, एनिमल्स भी ज्यादा वहां पे आएंगे, है ना। तो नए नए हैबिटेट ये बनाता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम इंजीनियर जो कि नए नए इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, ओके। कोई डाउट यहां तक?
Any doubt? अब पॉपुलेशन जो है क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? कोई भी पॉपुलेशन? यस, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कैसे करेंगे? सीधी तरह काउंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पहला मेथड है। परसेंट कवर और बायोमास, या फिर आप प्लांट्स के फॉर्म में आप नंबर काउंट नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्लांट है तो आप उसका बायोमास कैलकुलेट कर लो, है ना। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब अगर दो पॉपुलेशन में, ठीक है, आपको करना होगा, कंपेयर करना होगा डेंसिटी, तो आप क्या करेंगे, दो पॉपुलेशन को आपस में कंपेयर करके कैलकुलेट करोगे, ठीक है। या फिर इनडायरेक्ट काउंट भी होते हैं। ओके, so let us study about the population density and how to calculate it. तभी हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे या फिर कम संख्या में? कहना इससे कि साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड, सिर्फ 10 साइबेरियन क्रेन्स नजर आई तो पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ इतनी है? यस, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी एज लेस एज जस्ट 10 इंडिविजुअल्स। एंड इफ आई अप्लाई द सेम कंसेप्ट टू क्लेमाइडोमोनास, आप कहेंगे सर ये तो काउंट भी नहीं किया जा सकता, कितना ज्यादा है ना? सो टेंस टू हंड्रेड्स टू थाउजेंड टू लैक्स डिपेंड कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है जी। सो इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स? क्या ऑलवेज ये संख्या के रूप में ही देखेंगे कि 10 साइबेरियन क्रेन है और लाख क्लेमाइडोमोनास हैं? देखते हैं जी, क्या हर बार नंबर ऑफ इंडिविजुअल से काम चलेगा? अब आप यहां पे देखिए, कैरेट ग्रास दिख रहा है आपको, नीचे घास दिख रही है, और एक इतना बड़ा बरगद का पेड़, बनियन ट्री। आप कहेंगे एक बनियन ट्री और कितने सारे कैरेट ग्रास प्लांट्स, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कैरेट ग्रास की ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम देख लीजिए, वो एक अकेला बरगद का पेड़ कितना विशालकाय है, कितना बड़ा है ना? तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में किसकी ज्यादा कहूं? देखिए जरा गौर से, बताइए किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमें कहनी चाहिए कि ज्यादा है? ओके, अगर मैं यहां पे देखूं तो टोटल नंबर ऑफ कैरेट ग्रास प्लांट्स 200 है। कैरेट ग्रासेस पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थीनियम भी आप याद रखेंगे तो चलेगा, कैरेट ग्रासेस पार्थीनियम, एंड संख्या है जी प्लांट्स की 200। एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं कि बेचारा बनियन ट्री जो है, बरगद का पेड़ एक ही है लेकिन इतना विशालकाय, फाइकस बेंगालेंसिस कितना विशालकाय है, तो किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्यादा कहेंगे? सोच में पड़ गए जी। हुज पॉपुलेशन डेंसिटी इज ग्रेटर हियर? आप बताइए खुद ही सोच के। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात है तो कैरेट ग्रास का नंबर ज्यादा है, प्लांट्स का नंबर ज्यादा है। सो कैरेट ग्रास पार्थीनियम, the number of plants is 200 and definitely that is more than this banyan tree. बरगद के पेड़ से तो संख्या ज्यादा ही है ना? लेकिन जिक्र करना पड़ेगा यहां पे हमें परसेंट बायोमास का। बायोमास की अगर मैं बात करूं तो कैरेट ग्रास ऑफ कोर्स मच मच लोअर देन एज कंपेयर टू द बनियन ट्री। सो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमेशा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वाली बात नहीं चलेगी। कई बार तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने ज्यादा हो सकते हैं कि मिलियंस में हो सकते हैं कि उनकी संख्या को कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं है, राइट? एंड समटाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में करते हैं। जैसे एक मछुआरा आपको नजर आ रहा है, जाल फैला करके मछलियां पकड़ रहा है नदी में, समंदर में, कहीं भी। एक तरफ आपने देखा कि भाई जाल फेंका, ट्रैप करना चाहा हमने और कम मछलियां आई ट्रैप में एक बार में। एक दूसरी जगह पे जब हमने जाल फेंका तो ज्यादा मछलियां आ गई उस जगह से। ये रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। मैं कहूंगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लेक द नंबर ऑफ पर्टिकुलर फिश जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज मोर, द पॉपुलेशन इज मोर, पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू सम अदर एरिया, राइट? सो दिस इज रिलेटिव पॉपुलेशन density.
तो population density, the effect of any ecological process such as competition, predation, effect of pesticide, etc., can only be studied in the population size, है ना? तो population density simply है number of individuals in a given area. It can also be measured by other means such as percentage cover or percentage biomass, है ना? रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, इट इज द डेंसिटी इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, अगर इनकी डेंसिटी कंपेयर करनी होगी तो हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। So what are other method of estimating population density? Quadrant method. तो आई होप ये जो है आपके स्कूल प्रैक्टिकल्स में भी इंक्लूडेड होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा, है ना? तो इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, हर्ब, शब्स और स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स, हम इनको प्लॉट्स में कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम क्वाड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेट्स में भी यूज टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन साइज। को क्वाड्रेट क्या होता है? इट इज स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, और हर स्क्वायर में जो है फर्दर स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं? इसमें 16 स्क्वायर्स होते हैं, 16 स्क्वायर्स। ठीक है, और हर एक स्क्वायर को हम जब किसी प्लांट पे रखेंगे तो हर एक स्क्वायर में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज कि कितने एक स्क्वायर में आ रहे हैं, दूसरे स्क्वायर में कितने आ रहे हैं, फिर हम उन सब का मीन लेते हैं। ठीक है, और उससे हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने प्लांट्स जो हैं ऑन एन एवरेज एक एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, the number of individuals within the boundary of each one is counted. Multiple quadrant samples are performed throughout the habitat at several random locations. ठीक है, तो एक जगह कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होता, बहुत सारी लोकेशंस पे रेंडमली कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर हम उसका मीन लेके बता सकते हैं कि एक जगह पे कितने पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, ओके, कोई डाउट यहां पे? आप लोगों की प्रैक्टिकल्स में है ये क्वाड्रेट मेथड? चेक करना होगा। यस दिशा है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। वेरियस फैक्टर्स, प्रेडेशन प्रेशर, फूड चेन, फूड वेब तो बना हुआ है, हर जगह पे एक जानवर किसी न किसी दूसरे का ग्रास बन जाता है, किसी न किसी दूसरे का भोजन है, राइट। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, प्रेडेशन प्रेशर के साथ साथ भोजन की उपलब्धता, एडवर्स वेदर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, भाई तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, तूफान भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट में कई बार फायर भी हो जाते हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तापमान चेंज हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। प्रेडेशन प्रेशर लिख लीजिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रेडेटर्स डिक्रीजेस द प्रे पॉपुलेशन। हिरन भी हैं और शेर भी हैं एक जगह पे, शेर की संख्या बढ़ गई तो हिरन की संख्या घट जाएगी। भाई शेर शिकार तो हिरन का ही करेगा ना, खाएगा तो उसी को ही, समझे बात। सो पहला फैक्टर जो हम देख रहे हैं प्रेडेशन प्रेशर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रेडेटर्स डिक्रीजेस द प्रे पॉपुलेशन। ऑब्वियस है ये बात, सिंपल। डिक्रीज इन प्रेडेटर पॉपुलेशन इंक्रीजेस द प्रे पॉपुलेशन। शेर की संख्या घट गई किसी कारण से तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। अगर उसे भरपेट भोजन मिल रहा है और शिकारी का कोई डर नहीं है तो वो मजे से खाएगा पिएगा और उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये प्रे प्रेडेटर रिलेशन जो है ये डिटर्मिन कर देता है पॉपुलेशन की डेंसिटी को। एंड स्वाभाविक सी बात है भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, भोजन, वो तो निर्धारित करेगा इस बात को। अगर किसी जगह पे देयर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फूड, भोजन की कमी हुई, देयर विल बी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। भरपेट भोजन नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है भाई जिंदा कैसे रहेंगे। भोजन ना मिलने के कई और कारण भी हो सकते हैं, कोई और स्पीशीज वहां पे आ गए, जैसे मैंने वो पैडल फिश और सिल्वर कार्प की बात करी थी,
भोजन कॉमन शेयर कर रहे हैं, दूसरा स्पीशीज ज्यादा ताकतवर है, उसने वो भोजन खा लिया और दूसरे के लिए नहीं बचा. Organisms in a population may compete with each other or with other species in case of limited food availability. तो फूड अवेलेबिलिटी लिमिटेड हुई तो भाई पॉपुलेशन साइज को तो निर्धारित करेगा ही. एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, वेदर, राइट, मौसम, इट कॉजेज डिजीजेस एंड ट्रिगर्स एपिडेमिक्स अमंग द एनिमल्स. जानवरों में भी बीमारियां होती हैं. तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो समस्या है, तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, फूड अवेलेबिलिटी प्रभावित हुई, बीमारियां होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर्टिकुलर तरह के बैक्टीरिया, फंजाई ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा फैलते हैं तो बीमारियां भी फैलाएंगे, राइट. Caused many organisms to become endangered or to become extinct. किसने? एडवर्स वेदर ने. Adverse weather caused many organisms to become endangered or to become extinct. Glaciers पिघल गए, फ्लोरा फौना कितना डिस्टर्ब हुआ, सुनामी हुआ, तूफान आए, जंगली तूफान आए. Lot many factors happening in the environment. सो फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे पहली चीज फूड है ना. डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फूड डिक्रीजेस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ऐसा क्यों होगा? कंपटीशन, सीधी सी बात है. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना. इससे कंपटीशन इंक्रीज होगा ऑर्गेनिजम्स में, और अगर कंपटीशन हुआ तो वो एक दूसरे को ही खाएंगे फिर, जिससे कि ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है. देन प्रीडेशन प्रेशर नेक्स्ट फैक्टर है. प्रीडेटर्स जो हैं प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में करके रखते हैं, और प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है. ठीक है, प्रीडेटर ज्यादा होंगे तो प्रे पॉपुलेशन कम होगी, प्रे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्रीडेटर्स कम होंगे वहां पे, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है. ठीक है. वेदर कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. डिजीजेस, एपिडेमिक्स, ओके, अगर आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा एंडेंजर्ड होंगे, ओके, एलिमिनेट होंगे और एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है. कोई डाउट यहां तक? So link between population ecosystem, genetics and evolution. Population ecology की बात करें तो population genetics, ecology और evolution तीनों में लिंक है. ठीक है, आप population genetics पढ़िए, ecology पढ़िए या फिर evolution पढ़िए, आपको population ecology तीनों में ही पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, it is a link between these three. एडाप्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा है. मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एडाप्टेशंस, एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीजेस इट्स फिटनेस, है ना. फिटनेस जो है इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, हमें पता है. एडाप्टेशंस आर इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम एंड दे गेट जेनेटिकली फिक्स्ड. दे कैन बी पास्ड ऑन एज ट्रेट्स. जो एडाप्टेशंस जो हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं. ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स इसमें लगते हैं और उसके बाद ये फिक्स होती हैं. और ये जो एडाप्टेशन हैं ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं. ओके. सो नियो डार्विनिज्म एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा. ठीक है, आपने वहां पे वेरिएशन पढ़ा होगा, जेनेटिक वेरिएशन, है ना. वेरिएशन जो होती है स्टूडेंट्स वो पॉपुलेशन लेवल पे होती है, नॉट एट इंडिविजुअल लेवल. ठीक है. एवोल्यूशन की भी हम बात करें, it occurs through accumulation of favorable genetic variation in a population over a long period of time, which is
caused by natural selection। तो नेचुरल सिलेक्शन जब किसी कैरेक्टर पे एक्ट करती है जिसके बाद एवोल्यूशन होती है तो वो भी पॉपुलेशन में होती है। इंडिविजुअल में कभी एवोल्यूशन नहीं होती है, पॉपुलेशन में होती है। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, वेरिएशन की बात करें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये पॉपुलेशन लेवल पे ही एक्सप्रेस होते हैं। ओके, so this was all about today's class। बताइए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?